हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो ये हमारा 4th लेक्चर है। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल्स होते क्या हैं और ये हमारे इकोनॉमिक्स में क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो मॉडल्स होते हैं बच्चे, वो बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि आप जो रियलिटी में चीज़ें देख रहे हो उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। उसको हम कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में, कुछ फिगर्स की फॉर्म में बनाएं, जो कि एक मॉडल तैयार हो जाता है। सो मॉडल्स आर मेयरली द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंट्रिकेट होती हैं, मतलब कंफ्यूजिंग होती है, उलझधार होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हम नॉर्मल वे में देखते हैं, लेकिन वो इतनी कम्प्लेक्स होती है कि उसको डायरेक्टली उससे कुछ अप्रोच निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या इकोनॉमिक मॉडल्स का यूज़ करते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच करके बनाते हैं उस चीज़ों को। देखो, डायरेक्ट अप्रोच टू दम सीम्स टू बी ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकेबल, क्योंकि अगर हम रियलिटी में कुछ चीज़ें देखते हैं इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि जो वेरिएबल्स को निकाल पाना, उसका डायरेक्ट अप्रोच लगा पाना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इट हैज़ नेसेसिटेटेड एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मॉडल बिल्डिंग इन इकोनॉमिक साइंस। तो हमें ज़रूरी है ये कि हम लोग इकोनॉमिक साइंस में एक मॉडल बिल्ड करें ताकि वो अप्रोच को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। सो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस अप्रोच इज़ अडॉप्टेड इज़ टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रोसेस इन अ वे विच एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द इननुमेरिकेबल माइनर फोर्सेस एंड कंसंट्रेट ऑन अ फ्यू मेजर वंस। तो एक इकोनॉमिक मॉडल एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो हमें इकोनॉमिक प्रोसेस के बारे में सब कुछ बताए। वो क्या करें, ये नहीं हम इकट्ठा करते जाएं माइनर फोर्सेस उनको देखते जाएं, बल्कि हम लोग कंसंट्रेट किस पे करें, मेजर सोर्सेज पे, मेजर पे। और वो होती क्या है, फ्यू होनी चाहिए, थोड़े वेरिएबल्स, लेकिन वो होने क्या चाहिए, मेजर वन होने चाहिए। ये नहीं कि छोटे हों और बहुत ज़्यादा गिनती में हों, तो उस वजह से हमारा मॉडल कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो एन इकोनॉमिक मॉडल कंसिस्ट सिंपली ऑफ अ ग्रुप और सेट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, each of which involves at least one variable that also appear in at least one other relationship। जिसमें एक वेरिएबल हो और सिंपली वो जो अदर वेरिएबल, अदर जो हमने इक्वेशन ली है उसमें भी वो वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए ताकि हम लोग रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें। तो एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं कूपमैन्स, उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर की हेल्प ली थी, विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर में क्या था, कुछ ना कुछ इक्वेशंस दे रखी थी जो एक दूसरे की रिलेशनशिप के बारे में बताती थी। इन्हीं इक्वेशन से हमें क्या बनता था कि इट इज़ बिकम पॉसिबल टू डिटर्मिन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल फ्रॉम द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल। कि हम लोग इन इक्वेशंस की हेल्प से डिटर्मिन कर पाए कि जो इंटरनल, एंडोजीनियस क्या होता है, जो इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं उसी को हम लोग किसके साथ में लेंगे, एक्सोजीनियस, मतलब जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को डिटर्मिन किया जा सकता है। तो जो सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट मॉडल हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे डिमांड और सप्लाई के रिलेशनशिप कि किस तरीके से मॉडल बिल्डअप होता है, हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्वांटिटी डिमांडेड, ये किसके बराबर दिया गया है, Q1 कुछ कांस्टेंट है माइनस अल्फा पी। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया है, हमारी जो डिमांड और प्राइस में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। इसी वजह से ये क्या करते हैं, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इनका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड, जिस वजह से हमने इनका क्या लिया है, नेगेटिव साइन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड Q2 कुछ मतलब कांस्टेंट होगा बीटा पी। यहाँ पे हमने बीटा पी, यहाँ पे साइन क्या लिया है, पॉजिटिव, क्योंकि सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनती है आपकी सप्लाई का। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होगी। इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड किसके बराबर हो जाए, क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाए। सो अबव अलजेब्रिक इक्वेशंस हमें क्या बताती है, फर्स्टली एक ऐसा डिमांड फंक्शन
जिसमें हम लोग क्या अजम्पशन लेते हैं कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। सेकेंडली एक सप्लाई फंक्शन जिसमें एक सेलर क्या चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड किसके बराबर हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाती है। तो इन्हीं सेट ऑफ अजम्पशंस को लेके जो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी सप्लाई है, हम सपोज कर लेते हैं, हम लोग टी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, सपोज। तो जो आपका Q1, Q2, अल्फा एंड बीटा है, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेगेटिव साइन शो करता है कि इट स्लॉप्स नेगेटिवली डाउनवर्ड, और पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि यहाँ पे हमारा अपवर्ड स्लॉप बनेगा सप्लाई के साथ में। तो ये यहाँ पे आपकी कर्व बनी हुई है, ये हमारा क्या है बच्चे, नेगेटिव रिलेशनशिप। ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। एक जो प्राइस हमें डिटर्मिन होके आया वो क्या था, पी नोट। और इसी सिचुएशन पे हमारी क्वांटिटी डिमांड किसके बराबर हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाती है। नीचे हमने लेना है डिमांड एंड सप्लाई, और ऊपर आपके वाई एक्सिस पे लेना है आपका प्राइस। जो कंडीशन होती है मार्केट इक्विलिब्रियम की, अब सपोज करो यही सब कुछ लेके हमें प्राइस ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस बना लेते हैं। हमें ये तो पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होगी। दिस एवरेज प्राइस विल स्टे सो लॉन्ग एज द फोर्सेस अफेक्टेड डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस रिमेन अनचेंज। ये तब तक प्राइस वहाँ पे इतनी देर तक चलेगा अगर हम डिमांड और सप्लाई के फंक्शंस को चेंज नहीं करते। अगर हल्का सा भी उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो ये सारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो सेम हमने वैसे ही लेना है, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड हो गया, और आपकी इक्वेशन क्या थी, QD इज इक्वल टू QS। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सारा चीज़ बराबर होनी चाहिए, दैट मीन्स Q1 माइनस अल्फ़ा P विल बी इक्वल टू Q2 प्लस बीटा P। ये चीज़ होगी। अब Q1 और Q2, ये Q2 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा P क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बीटा P। और P इधर से क्या ले लोगे राजे, कॉमन। तो हमारा P का आंसर क्या निकल के आया, Q1 माइनस Q2 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोग इससे P निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स दे रखी हों, Q1 की वैल्यू पुट करो, Q2 की पुट करो, अल्फ़ा और बीटा की पुट करो, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। इफ़ वी अज्यूम सम इमेजिनरी, ये देखो इमेजिनरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ली है डिमांड एंड सप्लाई की। सपोज आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या दे रखा है, 200 माइनस 3P। हम लोग इसको ऐसे लेते हैं ना, Q1 माइनस अल्फ़ा P। इसका मतलब Q1 क्या दे रखा है, 200, अल्फ़ा दे रखा है आपका -3, मतलब 3 दे रखा है, माइनस सीधा आ गया। QS देखो बच्चे, ये हमारा क्या था, Q2 प्लस बीटा P। इसका मतलब Q2 क्या हो गया, 80, और आपका जो बीटा हो गया वो हो गया 2। तो प्राइस निकाल लो सिंपल, Q1 माइनस Q2 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। प्राइस क्या निकल के आ गया आपका, 24। इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, 24। अब सपोज हमने क्वांटिटी डिमांडेड देखना है कि 24 रुपये पे डिमांड कितनी कर रहे हो, सप्लाई कितनी कर रहे हो। तो ये हमारा फंक्शन था, प्राइस की वैल्यू यहाँ पे 24 पुट करवा दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 24 72। हमारा आंसर क्या आ गया, 128। वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड में पुट कराओ, ये भी कितना आ गया, 128। इतना, इसका मतलब जो 24 निकल के आया वो हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस था। सो ऑल्दो द इकोनॉमिक मॉडल्स हैव द लिमिटेशन दैट दे डू नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल्स। अब एक लिमिटेशन ये आती है इकोनॉमिक मॉडल्स में कि वो हर वेरिएबल की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं करते, येट दे एम्पली शो दैट एनी इवेंट और फोर्स विच टेंड्स टू रिड्यूस द सप्लाई विल पुश अप द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड वाइस वर्सा। लेकिन वो ये दिखाती है कि अगर हम सप्लाई को रिड्यूस कर दें तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमने पहले भी सारी चीज़ कर रखी है। इस तरीके से हम लोग देखते होते थे कि अगर हम लोग सप्लाई को कम करते हैं, दैट इज़ सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड, तो प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही वाइस वर्सा ये चलती है चीज़। सिमिलरली एनी फोर्स कॉजिंग इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज आता है तो उसी तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस आपका नीचे हो जाएगा। सो फार वी हैव अज्यूम्ड अ स्टैटिक मार्केट मॉडल। हमने इसमें क्या लिया बच्चे कि चेंजेस नहीं आ रहे, सब कुछ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, स्टैटिक मॉडल को डिफाइन किया है। अब अगर हम इसमें टाइम को जोड़ दें, टाइम जोड़ देंगे तो वो मॉडल क्या बन जाएगा, डायनामिक। तो डायनामिक बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। सपोज करो वी अज्यूम हियर दैट क्वांटिटी डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। आज जो हम लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है, आज के ही प्राइस पे डिपेंड करेगी, क्लियर है।
और जो क्वांटिटी सप्लाइड है आज के टाइम पीरियड पे वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रीवियस टाइम पीरियड पे, क्योंकि सप्लाई आपकी प्रीवियस टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगी, आज की डिमांड आपकी आज के प्राइस पे ही डिपेंड करेगी। तो इसको लिख लेते हैं। ये देखो क्यूडी यहाँ पे टी क्या शो कर रहा है, आपका टाइम पीरियड, डायनामिक वर्जन शो करवा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिमांड, डिमांड फंक्शन ऐसे ही लिखा था। ये सेम हमने 3 वहीं से उठाया है जो आपकी प्रीवियस वाली इक्वेशन थी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, आज के प्राइस पे। सप्लाई की अगर बात करें, ये आ गया आपका Q2 + 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीवियस वाला टाइम पीरियड। सेम इक्वेशन लेनी है, दैट क्वांटिटी डिमांड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। सो इफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया गया तो एक ऐसी एडजस्टमेंट प्रोसेस टेंडिंग टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी वुड बी इनिशिएटेड। तो हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं ना कि खुद बाई खुद एडजस्टमेंट हो जाती है प्राइस को बढ़ा के या प्राइस को कम करके। तो हमने देखा क्या था, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर थी 128 पे, प्राइस क्या था आपका 24 पे। ये अचीव हो सकता है, देयर वुड बी सेल्फ परप्यूटेटिंग, मतलब ये कॉन्टिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। सो प्रोवाइडेड देयर इज़ नो चेंज इन द एक्सोजीनियस वेरिएबल, कि बाहरी वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये सेल्फ एडजस्टिंग फिनोमिना चलता ही रहता है, अपने आप जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर आ जाती है। सो सिंस द अपीयरेंस ऑफ केन्स जनरल थ्योरी, एक्सटेंसिव अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप द मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। क्योंकि केन्स, हम लोग क्या कहते हैं केन्स को, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए इसको डेवलप करने के लिए, बट मच अर्लियर देन दैट, इससे भी पहले, केन्स से भी पहले कुछ मैथमेटिकल इकोनॉमिक मॉडल्स आए थे जो एजवर्थ, वॉलरस, फिशर ने डेवलप किए थे। अदर राइटर्स हु हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग आर J.B. क्लार्क, चैम्बरलिन, जॉन रॉबिन्सन, हैरड, कैल्की एंड एलन। मतलब उन्होंने भी इकोनॉमिक मॉडल्स को मतलब पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल को स्टडी किया है। सो ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर यूज इज बीइंग मेड ऑफ द इकोनॉमिक मैट्रिक मॉडल्स। आज हम लोग ज़्यादा इकोनॉमिक मैट्रिक मॉडल्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी को, स्टैटिस्टिकल डाटा भी इसमें कलेक्ट करना पड़ता है। तो अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम लोग इकोनॉमिक रिलेशनशिप ढूंढ पाएँ। सो सम ऑफ दीज स्टडीज़ हैव अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट मैग्नीट्यूड लिंक द लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द कम्युनिटी। बहुत सारे मॉडल्स ने ये सारे अटैम्प्ट किए हैं, वो लोग एस्टिमेट कर पाए हैं कि कंज्यूमर कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, ठीक है, कि इकोनॉमिक मॉडल्स में। सो सम स्टडीज़ हैव गॉन बियॉन्ड दिस, इससे भी आगे चल के कुछ स्टडीज़ हुई हैं। दे हैव अटेम्प्टेड टू कंस्ट्रक्ट एंड क्वान्टिफाई द इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो उन्होंने पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया, मल्टीपल रिलेशंस देखी हैं। एक हम लोग चीज़ करते होते ना, डिमांड फोरकास्टिंग, वो बड़ी ज़रूरी है करनी, कि पहले से ही आप प्रीवियस वाले डाटा से अंदाज़ा लगाओ कि आज हमारी इकोनॉमी कैसे चलने वाली है, फोरकास्टिंग कैसे होगी। तो जैसे हम लोग बिहेवियर देखते हैं, नेशनल इनकम लेते हैं, नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्राइस का लेवल हो गया, ये सारी चीज़ें फोरकास्टिंग में आ जाती है। सो ऑल्दो इकोनॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए कुछ जजमेंट करने के लिए कि जो रिलेशनशिप्स है, वो जो उसमें मैग्नीट्यूड हम लोग देख रहे हैं, उसकी बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है। और ये सारी इकोनॉमी को ही, मतलब सारी इकोनॉमी इस पे क्या करती है, निर्भर करती है, ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को एज अ होल। तो इसी वजह से इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं एक इकोनॉमी के लिए। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसको स्टडी किया है, एस्टिमेशन लगाई है। तो ये था जी आज का आपका टॉपिक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।